हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो आज का टारगेट है 34 तक केस स्टडी खत्म करनी है। 21 तक डन है। 13 केस स्टडी और है हमारे पास, आज ही पूरी करनी है। केस नंबर 22, स्पीड बढ़ाना। यहाँ पर भी मैं एक नई बात करूंगा। पहले ए पार्ट और बी पार्ट पढ़ दो और फिर रिक्वायरमेंट पढ़ दो। सॉरी, ए और बी पार्ट पढ़ के केस पढ़ दो। फिर बेटा मैं एक नई बात लिखवाऊंगा, पढ़ना। फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तो कोई बैठता ही नहीं। पैसा कहीं से लाने की बात नहीं हुई। कितना प्रॉफिट रिटेन करना है, कितना बांटना है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो डिविडेंड डिसीजन भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हुई है। अब वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, उसका डिस्कशन करना है। तो जो पेपर है उसमें एक फैक्टर ऐड करो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करना। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चलो जी, सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, बिल्कुल सामने। केस मैं पढ़ूंगा एक बार। तो वो सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग हिज विजिट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस इन मैसूर, ही वाज fascinated by the exclusive variety of incense stick available there. His friend tell him that Mysore region is known as a pioneer in the activity of agarbatti manufacturing because it has a natural reserve of forest product, especially sandalwood, to provide for the base material used in production. बेटा उसके फ्रेंड ने क्या बताया कि यहाँ नेचुरल रिजर्व है, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। जो बेसिक रॉ मटेरियल है इंसेंस स्टिक के लिए, अगरबत्ती के लिए, सैंडलवुड, वो तो बिल्कुल इजीली मिलता है मैसूर में। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। मोर ओवर द सप्लायर ऑफ अदर टाइप ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन फॉलो अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंसेंस स्टिक इज वेरी लेस. Considering the various factors, Arun decided to venture into the line of business by setting up a manufacturing unit in Mysore. यहाँ से पता लगा था मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, लिखना चाहो तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ देखना बाबू। कौन कौन से फैक्टर ने वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करा यार? दो तो बहुत आराम से आप भी बता सकते थे। एक तो ये कि सप्लायर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, आपको आराम से उधार मिलेगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल अपनी लगाने की क्या जरूरत है। क्रेडिट अवेल्ड इज द फैक्टर। उसके बाद बेटा प्रोडक्शन में टाइम भी लगने वाला बहुत कम है। प्रोडक्शन साइकिल भी बहुत छोटी है, जितनी छोटी होगी उतनी कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। दूसरी बात भी समझ में आ गई। सिर्फ ये इसके बारे में कुछ नहीं पता आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की। सर देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैसूर में फैक्ट्री लगा रहे हो, मैसूर में ही सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो बेटा आपको दुकान पे ज्यादा रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि इतना इजिली अगर अवेलेबल है रॉ मटेरियल तो ज्यादा रखने की क्या जरूरत है। ये वही कहानी है बेटा, मैं सहारनपुर में दुकान चलाता हूँ, सामान आता है दिल्ली से। अगर एट वंस जरूरत हुई तो बेटा सामान नहीं मिलेगा ना, तो बेटा दुकान पे स्टॉक ज्यादा ही रखना पड़ेगा। और बेटा मैं सहारनपुर में दुकान चला रहा हूँ, दो गली छोड़कर एक दुकान है, वहीं से मेरा सामान आता है, मुझे दुकान पे ज्यादा रखने की क्या जरूरत है? कस्टमर आएगा मांगेगा, 2 मिनट खड़ा करूंगा, दोबारा ले आऊंगा। सेम हालात है। मैसूर में फैक्ट्री लगाई, मैसूर में ये सारा रॉ मटेरियल मिलता है, कौन सी परेशानी की बात है? कम रखो ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है आपकी, जब जरूरत पड़ेगी गए और ले आए। समझ में आई बात? तो बेटा ये है फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को।
Babu, in the context of our case, as a financial manager of a company, which source of finance will you opt for, debt or equity, to raise the required amount of capital? Explain by giving two suitable reasons in support of your answer. बेटा, डेट से पैसा लोगे या इक्विटी से पैसा लोगे अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर होते तो, और अपने रीजन को सपोर्ट भी करोगे, ठीक है। Why are shareholder of a company likely to gain from issue of debt by the company? अब वो आपको क्यों लग रहा है शेयर होल्डर को डेट से फायदा क्यों पहुंच रहा है? अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा पहुंच रहा होगा, कहीं ना कहीं आरओआई ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट होगा। पढ़ लो फिर भी केस, मुझे आप बता देना डेट से पैसा लो या इक्विटी से, केस पढ़ने के बाद। बेटा बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करें, डेट या इक्विटी? डेट क्यों? केस में कुछ ऐसा हिंट है जो डेट की तरफ इशारा करता है। दो हिंट है। एक बेटा उन्होंने कहा आईसीआर कंपनी की और आरओआई कंपनी की दोनों ही ज्यादा है। सर अगर आईसीआर ज्यादा है तो डेट के रास्ते से जाना चाहिए, आरओआई ज्यादा है तो और जरूरी है डेट के रास्ते से जाना, क्योंकि शेयर होल्डर को फायदा होगा, ईपीएस बढ़ेगा कहीं ना कहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और काम की बात बताऊं तो तीसरा भी हिंट है, उसने कहा कॉर्पोरेट टैक्स रेट ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता आप समझे क्या नहीं, जितना टैक्स रेट ज्यादा होता है उतना टैक्स सेविंग ज्यादा होती है। हिंट दे देता हूँ, उस दिन मैंने बताया था बेटा डेट की कॉस्ट अगर आपको 10% दिख रही है वो 10% नहीं होती, इंटरेस्ट रेट वन माइनस टैक्स रेट होता है। एक मिनट जरा देखना कितनी आएगी कॉस्ट, 7%। अच्छा अगर टैक्स का रेट 40% हो तो 6%, अगर ये 50% हो तो 5%। यानी कि जितना टैक्स ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलता है। समझ में आ रही है बात? तो अब तीन तीन हिंट है, कोई एक हिंट नहीं है। समझ में आई बात? डेट क्यों चाहिए? और बी पार्ट का भी आंसर मिल गया होगा, क्योंकि उसने कह दिया आरओआई ज्यादा है तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिला होगा, इसलिए शेयर होल्डर को गेन हो रहा था, है ना। चलो बढ़ाते हैं बात को आगे। चलो जी, ये तो सिंपल है। केस आप पढ़ दो फिर मैं करूंगा आंसर। पहली ट्राई आपकी है, अगर आपसे हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा। बाबू ए पार्ट का आंसर कहता है गिव एनी 3 reasons because of which you think Computer Tech Limited has been paying dividend at a higher rate to its shareholder over the past 5 years। जबकि ऐसा कोई डिस्कशन केस में नहीं है। कहता 5 साल से अच्छा डिविडेंड बांट रही है कंपनी। आप ये बता दो आपको क्या लगता है कौन सा 3 कारण ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से कंपनी अच्छा डिविडेंड बांट रही है? भाई कोई भी 3 कारण सोच लो जो डिविडेंड बांटने के फेवर में हो, कोई भी 3 कारण जो आपको पसंद हो। 7 8 बातें हम पढ़ चुके हैं अब तो। बाबू पहला रीजन लिख दो शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, कि हमारे शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस ऐसी होंगी कि रेगुलर डिविडेंड बांटे। दूसरा रीजन लिख दो कैश फ्लो पोजीशन बहुत तगड़ी थी हमारी, इस वजह से बांट रहे थे। तीसरा लिख दो अमाउंट ऑफ अर्निंग बहुत बड़ी थी या स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग थी, 5 साल से हम एक स्टेबल अर्निंग कमा रहे थे। तो तीनों चीजों ने फेवर कर दिया। ए पार्ट का आंसर डन। बी पार्ट comment upon the likely dividend policy of the company this year by stating any 2 reason in support of your answer। कहता है इस ईयर की डिविडेंड पॉलिसी बता दो क्या होगी, और उसको सपोर्ट करने के लिए भी बेटा आपको कुछ ना कुछ चाहिए। बाबू देखो इस ईयर डिविडेंड कंपनी ना ही बांटे तो ज्यादा अच्छा है। दो दो चीजें पूछी ना उसने मुझसे। बाबू एक तो बात है कि लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की अच्छी नहीं है, मतलब कैश फ्लो पोजीशन वीक है, तो डिविडेंड बांटोगे कहां से? डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन कैश, नेवर इन काइंड। जब कैश फ्लो पोजीशन ही खराब है तो कहां से बांटोगे? दूसरी बात, बाबू कंपनी ग्रोथ का भी प्लान कर रही है। बेटा ग्रोथ कंपनी कभी डिविडेंड नहीं बांटती, वो रिटेन करती है। आज बांट दोगे कल लोन मांगोगे जब ग्रोथ करने का नंबर आएगा। समझ में आएगा? तो इस साल कंपनी डिविडेंड ना ही बांटे तो अच्छा है। 2 रीजन लिख रहे थे मैंने, दोनों बता दिए, कैश फ्लो पोजीशन वीक है, साथ ही साथ बेटा कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है। ठीक है जी, आगे बढ़े। उत्तर ये आपसे खुद ही होना चाहिए, एक बार जरा स्टार्ट करना फटाफट से। बेटा ये वाला केस आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो, आप ना अभी बहुत दिन से मुझसे ना यही सुनते आ रहे हो कि डेट को फेवर कौन कौन से फैक्टर करते हैं। चार फैक्टर पढ़े हैं, पर बेटा इक्विटी को फेवर करने वाले फैक्टर कभी नहीं पढ़े। इस क्वेश्चन में पहली बार आते हैं। एक तो बेटा आज से ये पूछा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिस्क व्हिच इंक्रीजेस विद द हायर यूज ऑफ डेट। ज्यादा डेट का इस्तेमाल करने से कौन सा रिस्क बढ़ता है? 2 दिन लगातार बताया मैंने, फाइनेंशियल रिस्क। बी पार्ट, explain briefly any 4 factor because of which you think company has decided to opt for equity capital। यानी कि बेटा 4 फैक्टर इक्विटी का फेवर करने वाली तो लिखने हैं मुझे। उसने यही तो पूछा, आपको क्यों लगता है कि कंपनी ने इक्विटी को क्यों चूज किया होगा? 4 रीजन बता दो। इक्विटी को फेवर करने वाले 4 फैक्टर ये मैंने लिखे। सबसे पहला फैक्टर रिस्क। आप देखो फाइनेंशियल डिसीजन में 7 हेडिंग है, एक एक करके कोई भी सोच लो। कॉस्ट, भाई ज्यादातर डेट की कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट को मैंने इग्नोर किया। रिस्क, रिस्क पे सोचो बाबू, कंपनी को ज्यादा डर किससे लगता है? डिवेंचर होल्डर, डेट होल्डर से तो लगता है। तो इक्विटी में तो रिस्क नहीं होता, लो रिस्क और नो रिस्क। तो बाबू एक फैक्टर तो ये लिख दे जो इक्विटी को फेवर करता है। फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लिख सकता, इक्विटी में सबसे ज्यादा होती है। फिर मैंने लिखा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनी में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रही होगी, तभी उन्होंने इक्विटी चूज किया। भाई ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैं 2 और फिक्स्ड बर्डन तो नहीं ले सकता ना, डेट के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पंगा तो नहीं ले सकता। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रही होगी, इसलिए कंपनी ने इक्विटी चूज किया। कैश फ्लो पोजीशन वीक रही होगी, इसलिए कंपनी ने इक्विटी चूज किया। और बेटा शेयर मार्केट बुलिश फेज से जा रही होगी, जब शेयर मार्केट बुलिश फेज से जाती है तो वो इक्विटी को तो फेवर करती है। तो 4 बातें मैंने लिखी जो इक्विटी को फेवर करती है। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चल बाबू, इसमें मैं सिर्फ बी पार्ट बताऊंगा। आईसीआर वाला, हाँ बाबू देख, लिख तो सकते हैं, पर मैंने क्यों नहीं लिखा मैं तुझे आइडिया दे देता हूँ। कहीं पर भी ना इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशो की बात नहीं है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात उठी नहीं। तो यानी कि बेटा ये इस क्वेश्चन में मुझे आंसर करना है वो फाइनेंशियल डिसीजन के हिसाब से करना है ना। मैं इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन की हेडिंग सोच रहा हूँ, मैंने आईसीआर और डीएससी सोचा। समझ में आई बात? जब तक डेट इक्विटी रेशो का हिंट ना हो कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाना नहीं है आपको। ठीक है, चलो चलो बाबू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए पार्ट का आंसर आप खुद कर सकते हैं, मैं बी पार्ट का आंसर। ठीक है, मैं जब अगली बार माइक उठाऊं तो आप बता देना ए पार्ट का आंसर ये है। चलो फटाफट से बाबू, ए पार्ट का आंसर मिल गया। देखो, उसने बेटा कुछ जगह पर अपनी जगह नहीं खरीदी, उसने लीज पर ली। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी तो कम हो गई। और बेटा उसने ना कहीं कोलैबोरेशन भी किया किसी ना किसी ब्रांड के साथ, तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप से भी उसकी फिक्स कैपिटल गिर गई। मुझे सिर्फ बी पार्ट का आंसर करना है, ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है। कहता है विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स देयर इज अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। कमेंट, और वो कहता है खाली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती, अगर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। विद द इंक्रीज इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देयर इज अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। तो गलत थोड़ी कह रहा है। बाबू आपने सोचा आप दूसरे शहर में, मुंबई में, बेंगलुरु में नए शोरूम खोलोगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ी, उसके अंदर फर्नीचर नहीं रखोगे? रखोगे ना, वर्किंग कैपिटल भी तो बढ़ी। वहां के कोई डे टू डे खर्चे नहीं होंगे? होंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। तो बाबू अगर फिक्स कैपिटल बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल साथ में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आई बात? पक्का से? चलो चलो बाबू, सिंपल है, बहुत सिंपल है, फटाफट से पढ़ के खत्म करो। ओ, सामने देखना, 2 फैक्टर जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट कर रहे हैं। भाई एक तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने ऑपरेशन को, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ग्रोथ की भी बात दिख रही है कि अगले 2 साल में बेटा 10 नए आउटलेट खोलेंगे, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है।
बेटा मैनेजमेंट क्यों जरूरी है फिक्स कैपिटल का? चार फैक्टर पढ़े थे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व, पढ़े हैं ना? चलो जी, आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट में आंसर है, इनका आंसर गलत है, इन्होंने आंसर लिखा हुआ है क्रेडिट अलाउड, जबकि आंसर क्रेडिट अवेल्ड निकलेगा। पर मैं एक बार क्वेश्चन पढ़कर बताता हूँ, ए और बी दोनों पार्ट पढ़ लेना, गलती मत खा जाना यहाँ पर। देखो उसने कहा कमेंट अपॉन द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनी कीपिंग इन माइंड इट्स नेचर ऑफ बिजनेस। पहले ए पार्ट में बताना है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, ठीक है। बी पार्ट आइडेंटिफाई द अदर फैक्टर मेंशन इन द पैरा व्हिच इज लाइकली टू अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बी पार्ट में ढूंढना कोई और फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस के अलावा, दोनों पढ़ो, आंसर चाहिए मुझे। तो जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट कराते हैं, ठीक है भाई। नेचर ऑफ बिजनेस सर्विस देने का है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। और बेटा दूसरी बात यह कहते कहते 50% पैसे तो एडवांस ले लेते हैं, बाकी जिस दिन आपका इवेंट चल रहा है उस दिन चाहिए उनको, तो भाई अपने पैसे लगे कहाँ, सारे लोगों के तो पैसे लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्रेडिट अवेलेबल, ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात। चलो सर, रिक्वायरमेंट से आंसर आ जाएगा, केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए पार्ट पढ़ना। बेटा अपने ओन्ड वेयर हाउस का आप कंप्यूटराइजेशन करा रहे, ठीक है ना सर। आज तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है ही है, आज कंप्यूटर खरीद रहे हो, सर फ्यूचर में भी ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल है वो ऑब्सोलीट होगी फिर पैसे खर्च होंगे, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा करंट में भी और फ्यूचर में भी, दोनों सिनेरियो में बढ़ रही है। बी पार्ट कहता है कौन से ऐसे दो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे ये पैसा लेना चाहिए कंप्यूटराइजेशन के लिए। वही कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सोच लो, मैंने 4 बोर्ड पे लिखे थे, चारों में से कोई भी 2 लिख दो, डिवेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी, आगे बढ़ाए। आज फिर मेरी बात प्रूव होगी एक जगह पर, ए और बी पार्ट दोनों पढ़ दो, फिर केस पढ़ना, आंसर मिल जाएंगे सारे, मैं कोई आंसर नहीं करूंगा, फटाफट से पढ़ दो। चलो तो बी पार्ट में पूछा क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, एंड वेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एमपीएस, दैट मींस मार्केट प्राइस पर शेयर। और क्वेश्चन ने अच्छे से बोला कि मार्केट प्राइस बढ़ा है, दिखा देना सबको प्रूफ जिनको लगता है कि प्राइम ऑब्जेक्टिव ईपीएस का बढ़ना होता है, ठीक है जी, 2 प्रूफ दे दिए, कल दिया था आज। और रही बात बेटा आपसे पूछा गया था ए पार्ट में कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है, तीनों डिसीजन थे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। कंपनी ने आईपीओ लाई, कंपनी वो फाइनेंसिंग डिसीजन है, इक्विटी शेयर बेच रहे हो, फिर प्रॉफिट बांटने की बात हुई, डिविडेंड डिसीजन की भी बात हो गई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उससे पहले वाली लाइन में था, मिल गया होगा, ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। चलो ये तो खैर आप ही बता पाओगे, बी पार्ट जनरल है, कोई लेना देना नहीं है इसका केस से, फटाफट से पढ़ दो ए और बी पार्ट जल्दी से। बेटा कंपनी के पास स्टेबल अर्निंग है, इसी वजह से कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर पा रही है, और बी पार्ट का आंसर जनरल है, केस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, पढ़ना, रिक्वायरमेंट में ही आंसर है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, taken by Manoj by deciding to set up a separate manufacturing unit for producing jute product। एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हो, आपसे पूछ रहा कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, और उसको अफेक्ट करने वाले कोई 2 फैक्टर, 3 पढ़े हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कोई 2 लिखो आंसर, जल्दी से 1 मिनट लगाना है। बेटा कंपनी की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछी गई,
जबकि खूबसूरत प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है बेटा, फ्रेंचाइज में बिजनेस कर रही है। भाई फ्रेंचाइजी में बिजनेस करने का एक फायदा होता है, आपके खुद के पैसे कहाँ लगते हैं। अगर आज एक इंसान डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेकर बैठा है सहारनपुर में, फिक्स कैपिटल डोमिनोज ने लगाई है, जिसने फ्रेंचाइजी लिया सारा पैसा उसने ही तो लगाया, जगह उसकी, फर्नीचर उसका, एसी उसका, हर चीज उसके अपने पैसों से आई है, ठीक है ना। तो भैया अगर खूबसूरत प्राइवेट लिमिटेड ने फ्रेंचाइजी बांटी हुई है 200, उनका तो 1 रुपया भी नहीं लगा होगा फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। और बेटा बी पार्ट में पूछा गया कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं फिक्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पड़ जाएगी। खुद मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये बेस्ड है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे, इसका प्रैक्टिकल करोगे आप। मैंने उस दिन ही बोल दिया था, कल ही बोला था कि अब जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आप करोगे, लेकिन ए पार्ट का आंसर मैं कर देता हूं। कहता है व्हाट आर द 2 कंडीशन नेसेसरी फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब वो कहता है कौन सी 2 कंडीशन जरूरी हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज लेने के लिए। बाबू ये तो बेवकूफी है, एक ही कंडीशन होती है बस, इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, हमेशा फायदा मिलेगा। इन्होंने आंसर पता है क्या किया, देखो एक तो आरओआई इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, और एक इंटरेस्ट ना टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए, मतलब टैक्स सेव कराने वाला होना चाहिए। इंटरेस्ट हमेशा ही टैक्स सेव कराने वाला होता है, ये जबरदस्ती की बात मत करो, ये जबरदस्ती है, ठीक है जी। एक ही कंडीशन है, आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा मिलेगा। बी पार्ट का आंसर आप करोगे, केस ढंग से पढ़ लो, बी पार्ट मैंने पूरा डिस्प्ले कर दिया है, आप अपनी नोटबुक निकाल लो, न्यूमेरिकल आप करके दिखाओगे जल्दी से।